नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है और आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं और जब बात हो हिंदी साहित्य की, तो बहुत ही आकर्षक कारण उसके पीछे छुप जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य को अपना ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो मानते हैं कि बहुत ही स्कोरिंग विषय है, बहुत ही शानदार उसका सक्सेस रेट भी है। यही सब सोच के आप चुनते हैं, राइट? फिर इसके बाद मन में कुछ और प्रश्न आते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करें हिंदी साहित्य को पढ़ने की। इसके साथ साथ आलोचकों ने क्या कहा उसके बारे में कैसे अपनी आंसर राइटिंग में उसको फिट करें। दूसरा, आपके मन में विचार आता होगा कि जो गद्य और पद्य है उसके आंसर राइटिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो यही सारे प्रश्न आई एम श्योर आपके मन में आते ही होंगे। इन्हीं सारे प्रश्नों का हल लेकर आज के हम इस पॉडकास्ट में उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं डॉक्टर अजय कुमार सर, जो कि पिछले 20 वर्षों से, चाहे वो इतिहास हो या फिर हिंदी साहित्य हो, लगातार आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज इन्हीं सारे प्रश्नों की जो उलझन आपके मन में है उसको सुलझाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। सर का आज मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। जी सर, तो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी साहित्य हमारा आज का विषय है और स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग को लेकर बात हो रही है। तो सर, हिंदी साहित्य में आंसर राइटिंग से कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, आंसर राइटिंग हिंदी साहित्य में या उत्तर लेखन जो है वो परीक्षा हॉल में आप अपने ज्ञान को कैसे एक निश्चित समय में एक निश्चित शब्द सीमा में ढाल सकते हैं, इसको आंसर राइटिंग के माध्यम से जो है आप तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जो है वो अपने ज्ञान को कैसे परीक्षक के माध्यम से अंकों में बदल सकते हैं, इसके लिए आंसर राइटिंग जो है एक सेतु का काम करता है, यानी पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो आंसर राइटिंग की बहुत सारी जो है वो विशेषताएं हैं एक अभ्यर्थी के लिए। जैसे आप आंसर राइटिंग के माध्यम से अपनी भाषा को शुद्ध कर सकती हैं, भाषा को परिमार्जित कर सकती हैं, भाषा में अशुद्धियाँ न हो उसके लिए आप जो है प्रयास कर सकती हैं, वो आंसर राइटिंग से ही सुधार होगा। हिंदी साहित्य की विशेषता है उत्तर लेखन में या आंसर राइटिंग कह सकती हैं जिसको, कि हिंदी साहित्य में जो है उदाहरण या आलोचकों का उद्धरण देना पड़ता है, कोट्स देना पड़ता है। उनका तालमेल कैसे बैठाएं, उनको कैसे हम जो है उस समायोजित करें, ये सारा कुछ जो है वो आंसर राइटिंग अगर कोई करता है तो उसके जो है अभ्यास हो जाते हैं, प्रैक्टिस करना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आंसर राइटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं कि आंसर राइटिंग शुरू कब करें? क्या सिलेबस खत्म होने का इंतज़ार करें या बस पढ़ना शुरू किया, आज से पीवाईक्यू देखे हैं और आंसर राइटिंग शुरू कर दी? क्या उचित तरीका है? नहीं, सिलेबस समाप्त करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी सिलेबस समाप्त करने का इंतज़ार करते हैं वास्तव में वे लिख ही नहीं पाते हैं। आपको या तो किसी कालखंड को आप पढ़ लिए, जैसे कबीर को पढ़ लिए या भारतेंदु को पढ़ लिए, या किसी कृति को पढ़ लिए जैसे प्रेमचंद के गोदान को पढ़ लिए, तो इसके बाद आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए। और आंसर राइटिंग का अभ्यास जो है एक दिन में नहीं होता है। पहली बार आप परफेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, ये धीरे धीरे अभ्यास करके ही परफेक्ट आंसर की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो सर, जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा। अब प्रैक्टिस से तो होगा, ये तो समझ आ गया, लेकिन एक अच्छे उत्तर लेखन की संरचना क्या होनी चाहिए? एक अच्छा आंसर आउटपुट निकल कर आए तो उसकी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे निकल कर आएगा? देखिए, जो निबंधात्मक आंसर है, जैसे ये सब्जेक्टिव जो आंसर राइटिंग है, इसमें हिंदी साहित्य में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वही है कि भूमिका जो है वो स्टार्ट है, उसमें हुक पॉइंट देना चाहिए कि कैसे जो है किसी साहित्यकार जो है उसके बारे में परिचय देते हुए, उसकी रचना के बारे में परिचय देते हुए भूमिका का आप आरंभ करें, या अगर भाषा से है तो परिभाषा के साथ शुरू कर सकते हैं, हुक कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है मुख्य भाग, है ना, मुख्य भाग में आप जो है जो भी तर्क दें या तथ्य दें, तथ्य जो भी दें उसके साथ तर्क दें और उसका उदाहरण और उद्धरण
साथ में चलना चाहिए। तो मुख्य भाग में ऐसे चलना चाहिए। हिंदी साहित्य में थोड़ा सा ये होता है कि जैसे जनरली भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष होता है। हिंदी साहित्य में एक अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए भूमिका, मुख्य भाग और आलोचक का दृष्टिकोण हमें देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कबीर के बारे में लिख रहे हैं, तो कबीर के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो एक उनके बारे में शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या दृष्टिकोण है, उनका क्या उद्धरण है, वो आप देख करके उसके बाद निष्कर्ष जो है आप दे सकते हैं। और निष्कर्ष एक आशावादी, मतलब अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए। सर बिल्कुल इसी प्रश्न पर मैं आने वाली थी कि आलोचकों का क्या मत लिखना ज़रूरी होता है? उद्धरण, मान लीजिए कोई बच्चा लिख रहा है आंसर राइटिंग और मिस हो गया उसे, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करे? जैसे होता है ना कि बहुत बार एट द टाइम हमें चीज़ें नहीं याद आती है, तो ऐसे में क्या वो उद्धरण जो आलोचकों का मत है वो नहीं लिखता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आंसर राइटिंग पर? अगर वो मान लीजिए मिस कर देता है, वो नहीं लिख पाता या उस समय पे याद नहीं आता है, तो वो क्या करे? देखिए, जैसे हिंदी साहित्य का अगर आप उत्तर लेखन कर रही हैं, तो वहाँ आलोचकों का मत जो है वो वैल्यू एडिशन में जाता है। अगर कोई भी छात्र सामान्य उत्तर लिख रहा है, तो जो अगर आलोचक के मत के साथ लिखेगा या उनके उद्धरण को अगर लिखेगा, तो 1-2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा 2-3 अंक अधिक आ सकते हैं। तो उद्धरण तो लिखना चाहिए। जैसे ये आलोचकों का मत लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कबीर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत लिखना चाहिए या हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत लिखना चाहिए कि उनका क्या विचार है। तो इससे जो है एक आपका उत्तर एकेडमिक बनता है। आपका जो परीक्षक है वो ये समझता है कि आपकी समझ अच्छी है। अब जैसे मान लीजिए तुलसी आप लिख रही हैं, तो तुलसी पर रामविलास शर्मा का क्या मत है या नंद दुलारे वाजपेयी का क्या मत है, ये जो है आपको जरूर लिखना चाहिए, ताकि आपकी आंसर राइटिंग बाकियों से अलग तो दिखेगी। हाँ बिल्कुल। नहीं तो फिर सब सेम ही। हाँ, तो आलोचक का दृष्टिकोण अगर आप लिखती हैं तो हिंदी के लिए जरूरी है, हिंदी साहित्य के लिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब नहीं आता है तो गलत नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अब ना लिखे, गलत लिखने से अच्छा है कि नहीं लिखें, लेकिन देना जरूर चाहिए। ठीक है, इसमें सभी के बारे में आप अगर उदाहरण देती हैं, इस तरह से आलोचकों का मत देती हैं, तो थोड़ा सा आपका उत्तर जो है वो थोड़ा संगठित होगा, परफेक्ट होगा और एकेडमिक होगा। बिल्कुल सर, उत्तर लेखन की जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अगर हम इन केस मिस कर जाते हैं तो बेटर है गलत ना लिखें, बेटर है कि लिखे ही ना, वो ज़्यादा अच्छा है। सर जैसे कि अब जब बात कर रहे हैं तो इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 के हिस्से में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लिखना होता है। इसमें कैसे अंतर को समझे कि पेपर 1 में क्या डिमांड होती है, पेपर 2 की आंसर राइटिंग की क्या डिमांड होती है, तो इसका तुलनात्मक रूप से हम कैसे अध्ययन करें? देखिए, पेपर 1 होता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी जो है वो विषय का, पेपर 1 जो होता है वो थोड़ा सैद्धांतिक होता है। पेपर 1 में या फर्स्ट पेपर में जो है वो परिभाषा, जैसे हिंदी साहित्य के लिए मैं बात कर रहा हूँ, परिभाषा और आलोचक का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है पेपर 1 में। ठीक है, पेपर 2 जो है वो थोड़ा अलग होता है और पेपर 2 में कृति के बारे में जो है वो विशेष उनके पात्र के बारे में, पात्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और पेपर 2 में जो है वो पाठ से संबंधित जो उद्धरण है या पात्रों से संबंधित जो उद्धरण है उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पेपर 1 का जो दृष्टिकोण है लिखने का वो थोड़ा अलग होता है हिंदी साहित्य में, और पेपर 2 का जो दृष्टिकोण होता है हिंदी साहित्य में वो थोड़ा अलग होता है। इनको समझना चाहिए और इसको जब आप समझ लेंगी तो अंक अधिक आएंगे। अच्छा सर, जैसे आपने बोला तो मेरे मन में भी 1-2 प्रश्न आ रहे हैं बच्चों के साथ साथ, क्योंकि मेरा विषय नहीं रहा है तो मेरा भी मन है कि मैं जानूँ। और सर इसमें कविताओं वगैरह की कुछ पंक्तियों को भी डायरेक्ट आंसर में मेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। वही तो मैं बोला कि जैसे पेपर 2 में आप अगर लिख रही हैं तो किसी भी रचनाकार की अगर बारे में लिख रही हैं तो उनके जो है रचना से जैसे संबंधित कुछ पंक्तियां मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-2 जो है आप लिखें। हाँ, अब ये नहीं कि उनको केवल जो है उनके उदाहरण से ही भर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण जो है वो थोड़े कम, लेकिन 2-3 उदाहरण दे सकते हैं। हाँ।
एंड सर जैसे ये सब बात हो रही है कि मेरे मन में जैसे प्रश्न था कि उसमें क्या कविताओं के कुछ अंश को डाल सकते हैं या नहीं, तो व्याख्या हिंदी का सबसे बड़ा हाँ अगर हाँ देखा बिल्कुल, जाए। बहुत अच्छा। तो सर जब हम अभी शुरू करने वाले थे तो डिस्कस कर रहे थे कि व्याख्या से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, कि कैसे व्याख्या को डिज़ाइन करें या कैसे एक्सप्लेन करें उसको, उसके बारे में थोड़ा बताइए, गद्य और पद्य दोनों के कॉन्टेक्स्ट में सर। देखिए व्याख्या जो है हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सेकंड पेपर में 100 अंकों का केवल व्याख्या, 100 अंकों से व्याख्या मतलब 100 अंकों के लिए आता है। व्याख्या में जो पद्य की व्याख्या है ना, उसमें पद्य की व्याख्या के लिए थोड़ा सा अलग उसका ये है और गद्य के लिए अलग है। पद्य की व्याख्या है उसमें आपको और व्याख्या में एक चीज़ हमेशा समझना चाहिए कि अधिक से अधिक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हिंदी प्रथम पत्र जो है उसमें आप भाषा से जो है अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय पत्र में या सेकंड पेपर में व्याख्या से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब व्याख्या बहुत स्टूडेंट जो हैं व्याख्या को पैराग्राफ में कर देते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ से अच्छा है कि उसको आप उपशीर्षकों में बांट करके लिखें, मतलब पॉइंट्स हाँ में। पॉइंट्स में। जैसे सबसे पहले आप जो है वो संदर्भ दें, ठीक है। संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, राइटर के बारे में, उनके बारे में, लेखक के बारे में या पुस्तक के बारे में, कृति के बारे में लिखें। उसके बाद प्रसंग दें, ये प्रसंग कहाँ का है, किस मोड़ पर ये आया है, ठीक है, और किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो दूसरा जो पार्ट है जो है प्रसंग के बारे में, ठीक है। तीसरे में भावार्थ है ना, तीसरा जो पार्ट है भावार्थ लिखें, ऐसे ही लिखें। भावार्थ क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या पंक्तियों की हूबहू व्याख्या कर हूबहू अर्थ लिख देते हैं। तो पंक्तियों का हूबहू अर्थ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उस कवि का या लेखक का भाव क्या है, तभी उसका नाम भावार्थ, हाँ भावार्थ है, हाँ बिल्कुल उसका भावार्थ स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर पद्य है तो पद्य है तो उसमें क्या करना चाहिए, पद्य से संबंधित जैसे वो शिल्प, भाषा और शिल्प के बारे में भी आपको बातचीत करनी चाहिए। जैसे जो है आप भाषा क्या है, कैसी है, ब्रज भाषा है कि अवधी है कि खड़ी बोली है, हिंदी है, किस भाषा में है। भाषा के बाद आप जो है रस, छंद, अलंकार का वर्णन करें, यानी भाषा और शिल्प से आप करती हैं तो ज़्यादा महत्व। उसके बाद बिंब और प्रतीकों के बारे में आप लिखें और अंत में ये जैसे सबसे पहले संदर्भ दें, उसके बाद प्रसंग दें, भावार्थ दें, भाषा और शिल्प का वर्णन करें और वहाँ सबसे अंत में जो है आप वहाँ पर विशेष दें। विशेष में क्या, तो अगर आप कबीर के बारे में, वो कबीर का है, कबीर के साखी से है, कबीर से है, तो आप वहाँ तुलसी से या जायसी से उनकी तुलना करें, ठीक है। तुलसी से जायसी से तुलना कर सकते। उसके बाद आप आलोचकों का मत दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ मत दे दें वहाँ, और आज के संदर्भ में प्रासंगिकता एक लाइन में लिख दें। तो यकीन मानिए अगर इस फॉर्मेट में व्याख्या किया जाए तो अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि स्ट्रक्चर कैसे करें, और बिल्कुल। अभी भी वही हर चीज कोरिलेट हो रही कि सारा खेल स्ट्रक्चर का ही है बिल्कुल। कि स्ट्रक्चर। और एक चीज मैं गद्य के बारे में बता दूं कि गद्य में अब उस लेखक का जो है वो दर्शन क्या है, ठीक है, हाँ फिलॉसफी क्या। जैसे मान लीजिए कि मन्नू भंडारी का महाभोज है, राजनीति पर है, तो मन्नू भंडारी के महाभोज में विशेष अगर आपको लिखना है, जहाँ विशेष में सब भावार्थ आप कर दी, विशेष में आप भाषा वगैरह के बारे में कर दी विशेष, कि ये जो है मैकियावेलियन सिद्धांत के आधार पर, मैकियावेली जो था वो उस आधार पर, क्योंकि ये मैकियावेली के सिद्धांत से प्रभावित है मन्नू भंडारी, तो वैसा अब परीक्षक जो है वो समझ जाएगा कि छात्र ने परिश्रम किया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब गद्य के लिए कुछ विशेष, आप पद्य के लिए कुछ, तो दिखना चाहिए कि गंभीरता है, ये जो है बहुत अध्ययनरत है, तो इस तरह से
गद्य की बिल्कुल व्याख्या। सर, तभी तो बाकी के जीएस पेपर के अगर हम क्वेश्चंस देखें मेंस की और हम ऑप्शनल हिंदी साहित्य की बात करें तो यहीं पर आकर दोनों के विषय के जो उत्तर हैं वो अलग अलग दिखाई देने हाँ, शुरू हो बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आलोचकों का जो भी आलोचकों का मत है या उद्धरण है, इससे हमारा डिफरेंस हो जाता है कि भाई ये ऑप्शनल में आप अलग पैटर्न से लिखते हैं और स्पेसिफिकली हिंदी साहित्य में, और मेंस के आंसर राइटिंग अलग है। सर, आंसर राइटिंग की लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए सर कि टेस्ट सीरीज़ क्या इसमें हेल्पफुल हो सकती है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपने बताया कि बिना प्रैक्टिस के संभव ही नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी विषय हो प्रैक्टिस मस्ट है। तो पीवाईक्यू और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है इसको और बेहतर कह सकते हैं कि सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए अपने आंसर राइटिंग? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा शिल्पी मैम। तो जैसे टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज है कि आपके आदर्श और यथार्थ में जो अंतर है उसको वो खोल करके सामने ला देता है। आपको पढ़ लेने के बाद लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज हो गया, मैं अब कबीर पर इतना पढ़ लिया, प्रेमचंद को इतना पढ़ लिया। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज में बैठती हैं और प्रश्नों को आप जब लिखना आरंभ करती हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा पेन जो है उस गति से नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि टेस्ट सीरीज देने से समय का प्रबंधन होता है। टेस्ट सीरीज, जब आप टेस्ट सीरीज में बैठती हैं तो हाथ और मस्तिष्क दोनों का तालमेल बैठता है। ठीक है। बिना टेस्ट सीरीज के ये ताल एक निश्चित समयावधि में वो शब्द सीमा का जो पैटर्न है उसको फॉलो करना बिना टेस्ट सीरीज के अभ्यास के नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हाँ, करना है। टाइम मैनेजमेंट। दूसरा ये यहाँ पर एक जो दबाव है ना, उस जिसको इसको दबाव को जैसे ब्लाइंड पैनिक बोला जाता है, इसको ब्लाइंड पैनिक बोला जाता है कि एकाएक तनाव या डर आ जाना। आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, 28 क्वेश्चन मिला आपको, एकाएक आपके अंदर जो है डर आ जाएगा, उसको ब्लाइंड पैनिक बोला जाता है। वो ब्लाइंड पैनिक आप जो है वो टेस्ट सीरीज देने में ही, उसको प्रैक्टिस में ही आप तोड़ सकती हैं। तो आप यही समझिए कि जैसे एक सैनिक को एकदम सीधे सीधे ले जा करके और सीमा पर खड़ा कर दीजिए, गोली चलाओ, ठीक है, उससे पहले जरूरी है कि उसको प्रैक्टिस करवा लीजिए निशानेबाजी की और गोली चलाने की। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस जो है, आप जब तक प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से आप तैयार हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल आप सब चीज़ समय प्रबंधन भी कर लेंगे, वो डर भी निकल जाएगा, और कैसे जो है आप आंसर लिख सकते हैं इसका व्यवहारिक ज्ञान टेस्ट सीरीज के माध्यम से होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी के द्वारा ही पता चलेगा कि हम कितने पानी में। हाँ, और इसमें टेस्ट सीरीज में जैसे सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, सिमुलेटर टेस्ट होता है, तो ये सारे चीज़ जो है उसी तरह बनाए जाते हैं कि आप अपने पूरे डर को और इन सब चीज़ जो आपके अंदर की कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को आप यहीं पर निकाल सकें। जी। तो सर, हमारे फोरम आईएएस या फोरम पीसीएस के चैनल पर क्या ये ऐसी कोई सुविधा है भी? हाँ, हिंदी साहित्य के लिए हम लोग कई तरह के आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो है OWFC का भी कराते हैं, सेक्शनल भी होता है, फुल लेंथ भी होता है, सिमुलेटर टेस्ट भी होता है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई होंगे हमारे इस पॉडकास्ट में भी, तो कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में, ताकि एक सही तरीके से तैयारी जब सही समय पे की जाए तो सही रिजल्ट ही निकल कर आता है उसका। बहुत खूब सर, आपने बहुत शानदार तरीके से हर एक चीज़ को बारीकी से, इवन मैं उसकी स्टूडेंट नहीं भी हूँ तब भी मुझे समझ आ रहा है, तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ और लगता भी है कि आपको भी बहुत बखूबी समझ आया होगा। क्योंकि देखिए, जैसा कि हिंदी जो विषय, हिंदी साहित्य जो विषय है, वो कहते हैं समाज का दर्पण है हमारा, तो और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसके आंसर थोड़े से वैज्ञानिक भी होते हैं, जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ आपके बोलने से सर। तो कहने का मतलब यही है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी विषय के बारे में बात करें अगर हम, और आज तो हम हिंदी साहित्य की बात करें और उसके लिए सही समय पे सही उद्धरण भी याद आ जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज़ करना इट्स मस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आई होप ये सारे जो प्रश्न आपके मन में थे, जो भी आप हमें भेज देते हैं, कभी कमेंट्स के थ्रू, कभी डायरेक्ट बोल देते हैं, तो इन सारे प्रश्नों का एक जो चिट्ठा था वो हमने सर के सामने खोल दिया और सारे उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो आई होप आपके हर प्रश्न का उत्तर आज आपके पास मिल गया होगा इस एपिसोड के द्वारा। तो फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।
फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नए एपिसोड में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। सर का भी शुक्रिया अदा पहले कर देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Forum is starting a residential program and specifically designed for those students who didn't clear prelims earlier. At that moment I felt that this program is tailor made for you because what you described in that email, it felt like somebody was describing me. नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। और हर माता पिता करता है ना, कौन नहीं करता है सर, कौन नहीं चाहता है सर। Fortunately sir, I cleared prelims and then sir the same schedule for mains FRC4 started at the same place and again I made the same promise, चाहे वो AWFG का टेस्ट हो या SFG का हो या करंट अफेयर्स की क्लास हो, I'll do it, सब कुछ करूँगा जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा है। And fortunately it worked again. Then I stayed there for interview also and fortunately I got the rank. And before coming to FRC, literally there was a lot of broken confidence and I thought I would never be able to clear pre. This is the biggest hurdle of my life. But then ever since December, things changed and I just followed the plan to the hilt. Gave every test, even the open test, all the simulators, the CSAT simulators also. It was for the first time that I cleared the prelims, I cleared the mains, and then I cleared the interview and finally got a job under Government of India. I was a part of FRC 1 and FRC 4. So I think FRC played an instrumental role in making me what I am today. So I was scared, very honestly. I think a lot of my motivation for so many things is just a fear of failure. I'm not sure what a therapist or a psychologist might say about that. मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मैं गाज़ीपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। मैं ऐसे पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखी है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरी 301 रैंक आई है UPSC CSE 2025 में। So first is a sense of discipline, whether that's SFG or sometimes that I followed in AWFG also for the mains part. A sense of discipline that this is the target for the day. You got to complete your syllabus, immaterial whether you're completing 80%, 70%, 100%, but you have to come up, show up every day and write the test. Many congratulations to all of you who have cleared the prelims. Let us give them a big hand. I subscribed to the second level of SFG. I think I told you so. I'd gotten to know about sir from a very close friend, which was honestly like my paradigmatic change, if you will call it, towards prelims preparation came when I heard sir speak on prelims.